हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री की बुक से चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 9 चैप्टर्स की समरी डिटेल में पॉइंट वाइज आप सभी के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। यानी कि कैसे कैसे मध्यकालीन युग की तरफ जो है हम लोग बढ़ रहे थे, कैसे कैसे नए नए राजा आ रहे थे। हालांकि अभी हम प्राचीन काल में ही हैं, मध्यकाल का इतिहास हमारा क्लास 7th में आएगा, लेकिन अब ये अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त कौन था? तो समुद्रगुप्त एक योद्धा, विद्वान, उत्कृष्ट कवि, युद्धों को जीतने वाला राजा था। समुद्रगुप्त ने जो है कुछ उपाधियां भी धारण की हुई थी, जैसे कविराज और लिच्छवी दोहित्र। ये लिच्छवी गणराज्य का जो है नाती था, इसलिए वहाँ के नाती होने के कारण इसने अपने आप को लिच्छवी दोहित्र की जो है उपाधि दी हुई थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त के हमें सैनिक वेशभूषा में धारण किए हुए सिक्के मिलते हैं। ये मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने मयूर शैली के सिक्के चलवाए थे। फ्रेंड्स, सिक्कों वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखेंगे। मैंने आप लोगों के साथ आहत सिक्के, शीशे के सिक्के सातवाहन ने, आहत सिक्के सबसे प्राचीन सिक्के जो चांदी तथा तांबे के होते थे, सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानियों ने, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने, ये सभी मैंने आपको मल्टीपल टाइम हर एक वीडियो में बताया है। तो ये क्वेश्चन जो है ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहाँ पर नहीं पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमें समुद्रगुप्त के विषय में पता कहाँ से चलता है? तो जो हमें समुद्रगुप्त के विषय में पता चलता है वो इलाहाबाद स्थित, जिसे हम अब प्रयागराज कहने लगे हैं, अशोक स्तंभ पर खुदे एक प्रशस्ति अभिलेख से पता चलता है। फ्रेंड्स, प्रशस्ति वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है प्रशंसा, और जिसे समुद्रगुप्त के कवि हरिशेन ने लिखवाया था। तो ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखवाया था। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, उसको कवि हरिशेन ने लिखवाया था। प्रशस्ति शब्द का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 शासकों को हराकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसके अलावा उसने दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराया और उनके समर्पण करने पर उनका राज्य उन्हें वापस दे दिया। ये यूपी टेट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि दक्षिणापथ के 12 राज्यों को हराकर समर्पण करने के पश्चात उनके राज्यों को वापस करने वाला शासक कौन था? तो ये समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है कुषाणों के बारे में। कुषाण, शक तथा श्रीलंका के शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से किया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, असम तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के गण तथा संघ समुद्रगुप्त के पड़ोसी थे, जो समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उसकी आज्ञा का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो आता है गुप्त वंश की शुरुआत से। तो गुप्त वंश की जो शुरुआत है लगभग आज से 1700 वर्ष पूर्व हुई थी, यानी कि अभी से लगभग 300 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 3री शताब्दी में जो है गुप्त वंश की शुरुआत हुई। और गुप्त वंश का जो सबसे पहला शासक था वो था चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, यानी कि महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करने वाला गुप्त वंश का कौन सा शासक था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम था। इसके बाद इनके पुत्र थे, तो इनके पुत्र का नाम क्या था? समुद्रगुप्त था। ये चंद्रगुप्त के पुत्र थे। अच्छा, चंद्रगुप्त की जो पत्नी थी ये लिच्छवी गण की राजकुमारी थी, जिसका नाम कुमार देवी था, और ये चेटक की बहन थी। ये आपने पॉइंट कहीं और भी पढ़ा होगा। ये महावीर स्वामी की माँ का भी नाम था, तो वो भी लिच्छवी गण से संबंधित थी। फ्रेंड्स, ये चीज़ समझ लीजिए कि लिच्छवी एक गण था और वहाँ का जो राजा था उसको चेटक कहा जाता था। तो ये कौन थी? ये लिच्छवी गण की राजकुमारी थी और चेटक की बहन थी। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है चंद्रगुप्त के बारे में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो समुद्रगुप्त का पुत्र था, और इन्होंने शकों के अंतिम शासक को पराजित कर
विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, यानी कि इन्होंने किसका नाश किया? शकों का। नेक्स्ट पॉइंट जो है, विजय के रूप में इन्होंने 58 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि विक्रम संवत की स्थापना किसके ऊपर विजय के फलस्वरूप की गई थी? तो ये शकों के ऊपर विजय के फलस्वरूप की गई थी। कुछ अन्य फैक्ट जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि गुप्त कुषाण शासकों के सामंत थे, यानी कि किसके सामंत थे? कुषाणों के। और चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है वो राजा रानी का सिक्का चलाया था। सिक्कों से फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी सिक्कों से बनने वाले क्वेश्चन आप याद रखेंगे। इसके अलावा गुप्त काल को जो है भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी यूपी टेट में पूछा जा चुका है। गुप्त शासकों की राजधानी जो है वो कौशाम्बी थी। और गुप्त वंश के जो शासक थे कुमारगुप्त, उन्होंने विश्व के पहले विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, इसी वंश के एक अन्य शासक थे जिनका नाम था भानुगुप्त, और इनका जो है ऐरण अभिलेख से सती प्रथा के विषय में जानकारी मिलती है। ये भी क्वेश्चन अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है और यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है कि भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? इससे सती प्रथा की जानकारी मिलती है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में सती प्रथा की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त हुई है? तो ये ऐरण अभिलेख से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो, हूणों ने गुप्त शासकों का जो है अंत कर दिया था। तो फ्रेंड्स ये याद रखेंगे कि गुप्त वंश के जो शासक थे वो कुषाणों के सामंत थे और हूणों ने इनका जो है नाश कर दिया था। इसके बाद गुप्त शासकों के सामंत पुष्यभूति वर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना की। फ्रेंड्स एक सामंत तो होता नहीं था, इनमें बहुत सारे सामंत होते थे। तो हूण जो थे उन्होंने तो इनका नष्ट कर दिया, इनका जो वंश था। और इनका जो सामंत था पुष्यभूति वर्धन, उसने वर्धन वंश की स्थापना की, जबकि ये वर्धन वंश जो है ज़्यादा नहीं चल सका। हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही इस वंश का भी जो है नाश हो जाएगा। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। तो हर्षवर्धन के विषय में जो जानकारी मिलती है वो इनके दरबारी कवि की रचना हर्षचरित से मिलती है, जो कि हर्षवर्धन की जीवनी है और ये संस्कृत में लिखी गई है। इनके दरबार में ह्वेनसांग नामक चीनी यात्री भी आया था। अब हम वर्धन वंश की जो है वंशावली देख लेते हैं। तो जो वर्धन वंश के पहले शासक थे जिन्हें हम पुष्यभूति वर्धन कहते हैं, इसके बाद इनका पुत्र आया प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन की जो राजधानी थी वो थानेश्वर हरियाणा में थी। और इसके अलावा प्रभाकर वर्धन के जो है वो 3 बच्चे थे। फ्रेंड्स इसमें एक स्टोरी है जिसको सुनने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा और शायद ये आपको अच्छी भी लगेगी। तो जो प्रभाकर वर्धन थे इनके 3 बच्चे थे, जिनमें से राजश्री इनकी पुत्री थी और 2 पुत्र थे, जिनमें बड़ा राजवर्धन और जो छोटे थे वो राजा हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन जो है अपनी पिता प्रभाकर वर्धन और बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात थानेश्वर के राजा बने थे। फ्रेंड्स जो प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी राजश्री और हर्षवर्धन और राजवर्धन की बहन थी, इनकी जो शादी हुई थी वो ग्रहवर्मन से हुई थी, जो कि कन्नौज के शासक थे। और ग्रहवर्मन जो है वो मालवा बंगाल के जो शासक था देवगुप्त, उसने जो है ग्रहवर्मन को मार दिया। जब इसकी खबर थानेश्वर पहुंची तो जो राजवर्धन थे ये तभी राजा बने थे अपने पिता की मृत्यु के पश्चात। तो राजवर्धन ने जो है वो देवगुप्त को मार दिया। देखेंगे कि कैसे इसमें एक कहानी बन रही है। इसके बाद कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपने अधीन कर लिया और इसके बाद उन्होंने मगध और पूर्व को भी जीता। तो फ्रेंड्स जब राजवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया तो देवगुप्त के एक मित्र जिसका नाम था शशांक ने जो है वो राजवर्धन को मरवा दिया और फिर राजवर्धन की मृत्यु का बदला जो है वो हर्षवर्धन ने लिया था। इस प्रकार हर्षवर्धन को 3 जगह की राज जो है वो मिल गए थे और उन्होंने अपनी बहन का राज जो है उनको सौंप दिया और उनकी जो राजधानी थी कन्नौज उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हर्षवर्धन
नर्मदा नदी को पार करके दक्कन को जीतने की कोशिश की, लेकिन चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इनको हराकर रोक दिया। ये पॉइंट याद रखेंगे कि हर्षवर्धन के समकालीन कौन थे, तो ये चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। नेक्स्ट पॉइंट, हर्षवर्धन जो है स्वयं एक कवि भी थे और इन्होंने 3 रचनाएं लिखी हैं, और ये क्वेश्चन इस बार भी यूपी टेट में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की रचना नहीं है। तो कौन कौन सी रचनाएं हर्षवर्धन की थी? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शनी, जबकि हर्षचरित जो है इन्हीं के दरबारी कवि ने लिखी थी। इसके अलावा हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी, और हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो है एक शून्यता जो है शासक वर्ग में आ गई थी, जिसको युग परिवर्तन का काल कहा जाता है। यानी कि इनके बाद जो है उत्तर भारत में कोई योग्य शासक नहीं हो सका काफी समय तक। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आता है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां, यानी कि इनके जो अभिलेख। तो ये पल्लव, चालुक्य और जो पुलकेशिन द्वितीय थे, ये दक्षिण भारत के राज्य के राजा थे। पल्लवों का राज्य जो है उनकी राजधानी कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, और चालुक्यों की राजधानी जो है ऐहोल थी। ये आप लोग इम्पोर्टेंटली याद रखेंगे कि पल्लवों की राजधानी जो है वो क्या थी, वो कांचीपुरम थी। चालुक्यों की राजधानी जो है वो ऐहोल थी, और ये पहले व्यापारिक केंद्र और बाद में धार्मिक केंद्र बन गई। और जो चालुक्य वंश का राज्य था वो कृष्णा नदी से लेकर तुंगभद्रा नदी के मध्य फैला हुआ था, ये भी याद रखेंगे। और पल्लव और चालुक्य जो है वो एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करते रहते थे और एक दूसरे की राजधानियों पर भी हमला करते थे। चालुक्य वंश के जो सबसे प्रसिद्ध राजा थे वो कौन थे? वो पुलकेशिन द्वितीय थे। ये वही पुलकेशिन द्वितीय थे जिन्होंने हर्षवर्धन को जो है दक्षिण भारत में आने से रोक दिया था, और इन्हें ये राज्य जो है अपने चाचा से मिला था। इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने एक प्रशस्ति की रचना की जिसमें इनकी 4 पीढ़ियों का वर्णन है। इन्होंने हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से रोका और पल्लव वंश के जो राजा थे महेंद्र वर्मन, उनको हराया था, और इतनी बुरी तरीके से हराया था कि महेंद्र वर्मन को अपनी ही राजधानी कांचीपुरम की दीवार के पीछे जो है वो शरण लेनी पड़ी थी। लेकिन इनकी जो विजय थी ये अल्पकालीन थी, क्योंकि इन्हीं के जो सामंत थे राष्ट्रकूट, उन्होंने इन्हें समाप्त कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो की थी वो की थी दंती दुर्ग ने, और चालुक्य वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे कीर्तिवर्मन द्वितीय। ये दोनों ही पॉइंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक तो मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है, तो ये किसने की थी? ये दंती दुर्ग ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसके साथ ही पल्लवों के स्थान पर भी चोलों ने अधिकार कर चोल वंश की स्थापना कर दी। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि जो चालुक्य थे उनके स्थान पर कौन आया? उनके स्थान पर राष्ट्रकूट आए और पल्लवों के स्थान पर चोल आए थे। इसके बाद गुप्त वंश का जो प्रशासन है वो हम देखेंगे। तो गुप्त वंश में जो कुछ पद थे उस समय तक आनुवांशिक हो गए थे, यानी कि अगर कोई टीचर है तो उसका बेटा भी टीचर बनेगा, अगर कोई अधिकारी है तो उसका बेटा भी अधिकारी बनेगा। इनमें से कुछ जो पद थे वो थे जैसे कि महादंड नायक, यानी कि कवि हरिसेन जो थे वो भी अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। यानी कि कवि हरिसेन को ये पद जो है वो अपनी आनुवांशिकता के आधार पर मिला था। एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य भी करता था, जैसे कि कवि हरिसेन महादंड नायक के साथ साथ कुमार अमात्य तथा महासंधि विग्राहक भी थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अब कुछ मैंने अपने नोट से प्रमुख अधिकारियों के नाम लिखे हैं और बताया है कि वो कौन कौन थे। तो इसमें जो अधिकारी थे वो थे नगर श्रेष्ठी, जो कि नगर के प्रमुख बैंकर या मुख्य व्यापारी होते थे। सार्तवा जो है ये व्यापारियों के काफिले का नेता होता था, और प्रथम कुलीक जो है ये मुख्य शिल्पकार होता था, और कायस्थ जो है वो लिपिकों के प्रधान को कहा जाता था। इस समय प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो गांव होती थी। इसके अलावा नए प्रकार की सीमा जिसे हम सामंती व्यवस्था कहते हैं उसका जन्म भी जो है इसी समय पर हुआ था। तो सामंती व्यवस्था क्या थी ये भी देख लेते हैं। सामंत ऐसे सेना नायक थे जो स्वयं की सेना रखते थे, लेकिन राजा की तरफ से उन्हें कोई नियमित वेतन नहीं मिलता था, बल्कि ये आवश्यकता पड़ने पर राजा की मदद करते थे
और जिसके बदले में राजा इनको भूमि तथा गांव जो है दान में दे देते थे और उस पर से कर वसूल कर ये अपनी सेना का पालन करते थे। जैसे जैसे ये सामंत जो है अधिक शक्तिशाली होते गए, वैसे वैसे ही इन्होंने अपने दुर्बल राजाओं पर अधिकार कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आता है दक्षिण राज्यों में सभाएं। तो पल्लवों के अभिलेखों में अनेक स्थानीय सभाओं की चर्चा है। तो इनके जो कुछ नाम हैं ये भी पूछे जाते हैं। तो सभा जो है ये ब्राह्मण भूस्वामियों का एक संगठन था। जहाँ भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा थी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि दक्षिण भारत के राज्यों में जहाँ पर भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ कौन सी सभा थी, वहाँ उर नामक सभा थी। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में पूछा जा चुका है कि दक्षिण भारत के राज्यों में नगरम क्या था। तो नगरम जो है व्यापारियों के संगठन का नाम था। नेक्स्ट पॉइंट जो है कालिदास के बारे में है। कालिदास ने इसी समय पर अपनी एक रचना अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी थी। इसके अलावा चीनी यात्री फायान ने शूद्रों, जिनको लोग उस टाइम पे अछूत मानते हैं, उनकी चर्चा भी की है। अब फ्रेंड्स इसी लेसन में हमारा अंतिम पॉइंट आता है जो हमारे इसी टाइम पीरियड के दौरान अन्य कहीं दूर देश में चल रहा था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बेदुइन के बारे में है। बेदुइन क्या थे? बेदुइन जो है अरब में रहने वाले धुमक्कड़ कबीले थे, यानी कि यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। और 1400 साल पहले पैगंबर हजरत मोहम्मद ने अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत की और ईसाई धर्म की तरह ही इस्लाम में भी अल्लाह को सर्वोपरि माना जाता है। और इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदुओं में जो है गीता होती है, वैसे ही इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। और अपनी स्थापना के अगले 100 सालों में जो है इस्लाम धर्म अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया था। अरब के सिपाहियों ने 1300 साल पहले सिंध यानी कि आज के पाकिस्तान को जो है उस टाइम पीरियड में जीत लिया था। और इस तरह इस्लाम धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो भारत की ओर बढ़ गया था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद 6th क्लास से एक चैप्टर और बचता है। देन उसके बाद हम अपनी 7th क्लास की हिस्ट्री यानी कि मेडिवियल हिस्ट्री को बेसिक से स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल चैप्टर वाइज। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।